हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पटाखू विद्यार्थी। ये हमारा केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का थर्ड लेक्चर है, जिसमें आज हम लोग केमिकल इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। दो लेक्चर हम लोगों ने कवर कर लिया था, दोनों आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेक कर लो। उसमें हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया था, सारा कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सारा कुछ उसमें कवर हो गया था। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस के बारे में। एक वीडियो बचा हुआ, बस ये वीडियो में हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। जो केमिकल रिएक्शन था टॉपिक, उसका एक टॉपिक बच गया था जो कि था एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, वो अभी कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग केमिकल इक्वेशन पे डायरेक्ट चल जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहले एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है। दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज गिवन आउट अलोंग विद द प्रोडक्ट रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एवॉल्व होता हो। ठीक है, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट बच जाता हो, मतलब प्रोडक्ट के साथ हीट भी निकलता हो। जैसे हम लोग कुछ रिएक्टेंट साइड में डालेंगे, रिएक्टेंट साइड के बाद जो प्रोडक्ट हमारा निकलेगा उसमें हीट भी इवॉल्व होता हो। ठीक है, हीट भी इंक्लूड करता हो, ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट बच जाता हो, हीट उसमें एब्जॉर्ब नहीं होता हो, हीट बच जाता हो, हीट बाहर निकलता हो। जैसे एग्जाम्पल देख लो, 2 mg plus O2 gives 2 MgO plus हीट। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम रिएक्ट करवाए, रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाए तो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और उसके साथ निकल रहा है क्या, हीट। हीट इवॉल्व कर रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट बच जाता हो। कभी भी देखना, रिएक्शन में अगर प्लस हीट लगा हो, प्लस हीट लगा हो, तो उसी रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाम से लगा एक्सो। ठीक है, एक्सो मतलब बाहर। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट बच जाता हो, हीट बाहर में हो, प्रोडक्ट के साथ हीट निकलता हो, ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल भी समझ में आ गया। मैग्नीशियम ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाए तो साथ ही हमको मेरा निकल गया क्या प्रोडक्ट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और साथ ही साथ हीट भी इवॉल्व हो रहा है, हीट भी निकल रहा है। तो रिएक्शन कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा हमारा है, उसी में आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, दोज रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड। ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्सॉर्ब हो जा रहा हो। ठीक है, एनर्जी घुल जा रहा हो, एनर्जी मतलब बाहर नहीं निकल रहा है, एनर्जी उसी में रह जा रहा हो, ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल देख लो, 2HgO प्लस हीट गिव्स 2Hg प्लस O2। देखो यहाँ पे कहीं हीट दिख रहा है, कहीं यहाँ पे हीट दिख रहा है। रिएक्टेंट साइड में हीट था, रिएक्टेंट साइड में हीट था, लेकिन हीट अपने आप एब्सॉर्ब हो गया। ठीक है, वो बाहर नहीं निकला। तो ऐसे रिएक्शन मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट साइड में हीट मिले, ऐसे समझ लो, रिएक्टेंट साइड में हीट मिले, लेफ्ट साइड में हीट मिले तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट साइड में हीट मिले, प्रोडक्ट साइड में हीट मिले तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे ये क्या था, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या था कि मतलब हीट तो लगाया, मतलब आग लगाया, जैसे घर का बात हो गया, आग लगाया, लेकिन आग क्या हुआ, एब्सॉर्ब हो गया, वो बाहर नहीं निकला। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, मतलब हीट बाहर हमारा नहीं निकला, हीट अंदर साइड में ही रह गया, हीट रिएक्टेंट साइड में ही रह गया, ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल 2HgO प्लस, HgO कहते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ठीक है, और ये Hg है यहाँ पे मरकरी। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड में हीट डाले हम तो हमारा प्रोडक्ट साइड में हीट नहीं निकल रहा है, मरकरी प्लस ऑक्सीजन आ रहा है, तो ऐसे साइड को हम लोग बोलेंगे इंडो। इंडो मतलब अंदर और एक्सो मतलब बाहर। तो अंदर मतलब अंदर में जब लगा हो और बाहर वो नहीं निकले, तो ऐसे रिएक्शन हो जाएंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक जिसमें बाहर में हीट हो, ऐसे रिएक्शन हो जाएंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको नोट कर लो। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है चैप्टर का। अब हम लोग पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन। ए केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, a chemical equation is the symbolic representation of a chemical reaction। जो केमिकल इक्वेशन होता है वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे कि कोई रिएक्शन हुआ, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में रिएक्शन होके बन क्या गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्ट किया और बन क्या गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे ये बोलेंगे कि हाँ मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्ट होके बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन जो लिखेंगे, लिखना भी पड़ेगा, वहां पे पता तो चले कि क्या किस किस चीज का रिएक्शन हुआ है। तो यहाँ पे जो लिख रहे हैं Mg प्लस O2 गिव्स MgO, इसी को कहते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन। बस यही है, Mg मैग्नीशियम का हम यहाँ पे क्या लिखे, Mg, ऑक्सीजन का यहाँ पे लिखे O2, और मिल्क क्या बन गया, एरो दे दिए, मतलब कि प्रोडक्ट साइड हो जा रहा है और प्रोडक्ट हमारा बन जा रहा है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
इसी को बस कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जो हम लोग लिखते हैं, जैसे कि कोई रिएक्शन, जैसे कि Zn प्लस H2SO4, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट किया तो यहाँ पे बन गया ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन यहाँ पे निकल गया, तो जो लिख दिए यहाँ पे Zn प्लस H2SO4, जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे सिंबल दिए, जिंक का सिंबल क्या होता है Zn, और सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, जिंक सल्फेट का ZnSO4, हाइड्रोजन का H2, ठीक है। तो उस तरह से जो लिख दिए यहाँ पे, यही क्या हो गया केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे वर्ड इक्वेशन, जैसे इसी को हम लिख दिए यहाँ पे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और यहाँ पे एरो डाल दिए और यहाँ पे लिख दिए जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो अब ये क्या हो गया, ये तो सिंबल में नहीं लिखा हुआ है, ये तो उसका केमिकल में नहीं लिखा हुआ है, केमिकल का इक्वेशन नहीं है, तो इसको हम लोग कहते हैं वर्ड इक्वेशन। इसको कहते हैं वर्ड इक्वेशन, ठीक है। वर्ड इक्वेशन हुआ जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ये वर्ड में लिखा हुआ है, ये हो गया हमारा वर्ड इक्वेशन। अगर ये केमिकली लिखा होता, जैसे जिंक का Zn प्लस H2O4, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, तो ये हमारा हो जाता क्या, केमिकल इक्वेशन। बस यही अंतर है, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन को जब हम इक्वेशन में लिख देते हैं, जैसे इस तरह में केमिकल रिएक्शन तो पता है, हाँ यहाँ पे ये चीज डाले, ये चीज डाले तो केमिकल रिएक्शन हो गया। उसको लिखना कैसे है, जब हम उसको पेपर पे लिखते हैं, पेपर पे कोई चीज पे लिखते हैं, तो जो केमिकल इक्वेशन उस पे डालते हैं, पेपर पे जो लिखते हैं, उसका इक्वेशन बना के, उसका सिंबल लेके, उसका फॉर्मूला लेके, वही हो गया तुम्हारा क्या, केमिकल इक्वेशन। अब देखो ये दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, और एक होता है अनबैलेंस्ड। एक होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इसको मैं रब कर दे रहा हूं। एक होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऐसा केमिकल इक्वेशन हुआ जो जिसका एटम जो होता है वो पहले से ही बैलेंस हो, जिसका एटम पहले से ही बैलेंस्ड हो, उसको हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और जिसका एटम बैलेंस ना हो उसको कहते हैं हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल था Zn प्लस H2SO4, उसका प्रोडक्ट क्या बन रहा है ZnSO4 प्लस H2। अब यहाँ देखो दो साइड हो गया, पहले बताए हुए थे फर्स्ट वीडियो में Zn प्लस H2SO4, ये कौन सा साइड हो गया, ये हो गया तुम्हारा रिएक्टेंट साइड, और ये ZnSO4 प्लस H2 ये तुम्हारा हो गया प्रोडक्ट साइड, है ना। Zn प्लस H2O4 रिएक्टेंट साइड, ZnSO4 प्लस H2 प्रोडक्ट साइड। अब देखो रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में देखेंगे कि एटम हमारा एटम जो है एलिमेंट का वो बराबर है कि नहीं। उसको कैसे देखेंगे, पहले यहाँ पे देखो Zn है, तो Zn यहाँ पे एक है और यहाँ पे भी Zn कितना है, एक है, मतलब कि Zn का जो एटम है वो बराबर है। दूसरा यहाँ पे H2 देखो, H2 क्या है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी H2 एक है, मतलब बराबर है। तीसरा यहाँ SO4 एक है और यहाँ SO4 एक है, मतलब ये भी बराबर है। कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं, मतलब इसमें ना इसमें कुछ ज्यादा है ना इसमें कुछ ज्यादा है, दोनों बराबर है। इसी तरह के केमिकल इक्वेशन को बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसको ऐसे बोल सकते हैं, ए केमिकल इक्वेशन इन विच एटम्स ऑफ एलिमेंट is equal on both side, on reactant side and on product side is called balanced chemical equation। और unbalanced chemical equation जो कि बैलेंस ना हो, जैसे यहाँ पे था Mg plus O2 gives MgO, ठीक है, यहाँ पे था Mg plus O2 gives MgO। यहाँ पे देखो Mg एक है, मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन कितना है, दो है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, एक ही है, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं हुआ। ये कैसा केमिकल इक्वेशन है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। इसका डेफिनेशन क्या होगा, दोज केमिकल इक्वेशंस इन विच एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू बोथ साइड्स, मींस इन रिएक्टेंट साइड एंड इस प्रोडक्ट साइड इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब एक चीज देख लो,
पता चल गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन दो तरह के, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम लोग सीखते हैं हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो Mg प्लस O2 था और यहाँ पे था MgO, ठीक है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाए तो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। प्रोडक्ट क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिएक्टेंट साइड और ये प्रोडक्ट साइड। अब इसमें देखो पहले देख लेंगे कि इसका एटम कितना है, एक एलिमेंट उसका एटम कितना है। तो पहले यहाँ पे क्या है लिखा हुआ मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम पहले रिएक्टेंट साइड वाला लिखो। तो रिएक्टेंट साइड वाले में मैग्नीशियम कितना है, एक है, कुछ नहीं है तो क्या है, एक ही है। तो यहाँ पे एक, इसका आगे कुछ नहीं लगा हुआ मतलब एक लगा हुआ, तो मैग्नीशियम हमारा एक हो गया। ऑक्सीजन देखो, ओ सिंबल, पहले सिंबल ध्यान रखो कि Mg मतलब मैग्नीशियम, O मतलब ऑक्सीजन, MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg इसमें भी अलग है, ऑक्सीजन अलग है। मैग्नीशियम यहाँ एक हो गया, ऑक्सीजन कितना है, 2 पीस, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 लिख देते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 लिख दिए। ये हमारा हो गया रिएक्टेंट साइड। अब प्रोडक्ट साइड में आते हैं। मैग्नीशियम इधर कितना है, मैग्नीशियम इधर एक ही है, मैग्नीशियम के आगे कुछ नहीं लगा हुआ है तो एक है। ऑक्सीजन भी इधर कितना है, ऑक्सीजन के आगे 2 तो कहीं नहीं लगा हुआ है, आगे या पीछे 2 तो नहीं लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन भी कितना है इधर, एक है। मतलब कि हमको अब इधर हम, मेरा ऑक्सीजन 2 आ रहा है, इधर ऑक्सीजन 1 आ रहा है, मतलब हमको ऑक्सीजन इधर एक और ऐड करना पड़ेगा। ऑक्सीजन इधर एक और ऐड करेंगे तभी तो 2 और 2 बराबर होगा। यही है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे हम लोग बैलेंस करें, मतलब दोनों बगल कैसे इक्वल करें। तो ऑक्सीजन इधर 2 करना पड़ेगा। यहाँ पे चलो, यहाँ पे हमको नहीं डालना है कोई भी चीज। जो हम बैलेंस करते हैं तो पीछे में हम कोई भी चीज नहीं लगा सकते, हमको आगे में ही कोई भी चीज को लगाना होता है, ठीक है। कोई भी चीज को हम पीछे में, जैसे यहाँ पे हम नहीं लगा सकते, आगे में ही लगाना होता है। तो यहाँ पे चलो हम 2 लिख दिए। अब देखो 2 ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे एक से आगे कितना हो गया, 2। मैग्नीशियम कितना हो गया, 2। लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम और कितना है, 1, तो यहाँ पे भी मैग्नीशियम कितना लगाना पड़ेगा, 2। रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड, कोई भी साइड में हम लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट साइड में ही लगाना है। रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड, कोई भी साइड में लगाना है, लगा सकते हैं, लेकिन इक्वल होना चाहिए, ठीक है, इक्वल होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देखो ऑक्सीजन, मैग्नीशियम कितना है, 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, मैग्नीशियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, इधर भी मैग्नीशियम 2 हो गया। ऐसे जोड़ेंगे, मैग्नीशियम कितना हो गया, 2, और ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 2, ठीक है। पहले ये क्या हो गया, इक्वेशन बैलेंस हो गया, पहले इक्वेशन बैलेंस नहीं था। जैसे एक एग्जांपल ले लो, C प्लस O2 गिव्स CO2। इसमें देखो कार्बन कितना है, 1, इसमें भी कार्बन कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 2, इसमें भी ऑक्सीजन कितना है, 2। मतलब कि ये कौन सा इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन है। इसको बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। एक और देख लो, इसको बैलेंस करने का जरूरत नहीं है, ये पहले से ही बैलेंस है, इसी को कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो H2 प्लस O2 गिव्स H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाए तो वाटर बन गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाए तो वाटर बन गया। ये कौन सा इक्वेशन हो गया, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये बैलेंस्ड नहीं है, देख लो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन इधर कितना है, 1 ही है। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, मतलब कि ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो हाइड्रोजन 2 है, इधर कुछ नहीं करना है, हाइड्रोजन इधर भी 2 है, हाइड्रोजन कुछ नहीं करना है। ऑक्सीजन इधर 2 है, ऑक्सीजन लेकिन इधर कितना है, 1 ही है, तो ऑक्सीजन को हम 2 कर देते हैं। यहाँ अगर 2 लिखेंगे तो ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन भी 2, दोनों पे मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर आगे में कुछ लिखते हैं तो दोनों पे मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देखो ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 4 हो गया। जब भी नीचे में है, इसके नीचे कोई भी यहाँ पे सिंबल रहे, उसके नीचे में यहाँ 2, 3, 4 लगा रहे तो मतलब ये गुना होगा। तो यहाँ पे 2 × 2 4, मतलब हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। तो अब यहाँ पे कुछ न कुछ लगाना पड़ेगा, तभी तो इधर भी 4 होगा। तो यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं। तो अब देखो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 × 2 = 4, इधर भी 2 × 2 = 4, O2, और यहाँ पे O2। ये भी कैसा इक्वेशन हो गया, बैलेंस हो गया। तो इसी तरह से हम लोग या तो रिएक्टेंट साइड में कुछ लगाओ या प्रोडक्ट साइड में कुछ लगाओ, लेकिन कोई नंबर ऐसा लगाओ जिससे कि वो दोनों बैलेंस हो जाए, इधर का भी एटम और इधर का भी एटम, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड, दोनों बराबर हो जाए, तभी केमिकल हमारा क्या रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा। नहीं तो केमिकल हमारा बैलेंस्ड नहीं रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक जहां भी तुम केमिस्ट्री रखोगे वहां ये सब काम देगा, बैलेंस हमेशा काम देगा। इससे भी हार्ड आ गया तो बहुत ईजी है, लेकिन तुम एसएम का ले लो या एनसीईआरटी ले लो, वहां पे तुमको बैलेंसिंग वहां पे दिया रहेगा, बैलेंस करना, खुद से ट्राई करना,
कि हम मतलब लगभग 15-20 बनाओ, अपने आप सीख जाओगे। ऐसा कुछ नंबर लगाना है जिसमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। ठीक है, इसको नोट कर लो। दो जो बताए थे टाइप, उसको भी नोट कर लेना और डिफिनीशन भी उसका लिख लेना। बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, दो इक्वेशन होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बता दिए थे। बैलेंस जो पहले से ही बैलेंस रहता है उसको बैलेंस करने का कोई जरूरत नहीं है। जो पहले से बैलेंस है उसको बैलेंस करने का कोई जरूरत नहीं है। जो बैलेंस नहीं है उसी को बैलेंस करना पड़ता है, वही कहलाता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब हमारा बस एक टॉपिक छूट गया है जो कि है ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, यूज ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन से हम लोग को क्या यूज होता है, हम लोग किस प्रकार उसको यूज कर सकते हैं, किस प्रकार वो हम लोग को हानि पहुंचाता है, किस प्रकार उसके कारण हम लोग को लॉस होता है, वो लास्ट टॉपिक आ गया, इसको नोट कर लो। इसके बाद हम लोग वही देखेंगे। अब देखो, अब हमारा लास्ट टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एवरीडे हमारे नॉर्मल लाइफ में उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, उससे क्या हम लोग को लॉस होता है। तो फर्स्ट उसका 2 केमिकल इफेक्ट्स है। पहला है कोरोजन और दूसरा है रेंसिडिटी। ठीक है, एक है कोरोजन, दूसरा है रेंसिडिटी। कोरोजन मेनली मेटल पे एक्ट करता है, जैसे जो जो लोहा का चीज रहता है उस पर मेनली कोरोजन एक्ट करता है, और जो रेंसिडिटी है वो फूड पे एक्ट करता है। दो अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में कोई मेटल आ जाए, ऑक्सीजन वाटर के कांटेक्ट में कोई मेटल आ जाए तो वो कोरोड हो जाएगा, उसी प्रोसेस को कहते हैं कोरोजन। और दूसरा जो फूड पे एक्ट करता है उसको कहते हैं रेंसिडिटी। कोरोजन का डेफिनेशन है द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर इटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल ऑन देयर सरफेस। ऐसा प्रोसेस जिसमें मेटल को धीरे धीरे करके खाया जाए, उसके वो जो एयर के, मॉइस्चर और केमिकल के कांटेक्ट में आता हो, ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं जंग लगना, क्योंकि मेटल में जंग जब लग जाता है उसी को हम लोग कहते हैं कोरोजन। उसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे देखो, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर गिव्स हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड, यही है रस्ट। इसी को हम लोग कहते हैं रस्ट। 2Fe2O3.XH2O। ये है 4Fe प्लस 3O2 प्लस 2XH2O जो है वाटर और ऑक्सीजन और आयरन तीनों मतलब तीनों आपस में कांटेक्ट में आता है। मेटल भी कांटेक्ट में आता है, प्लस उसमें ऑक्सीजन बाहर में जो होता है और वाटर जो उस पर वाटर पड़ता है। अगर तीनों साथ कांटेक्ट में आ जाए तो वहां पे रस्ट लगना फिक्स है कि वहां पे रस्ट जो लगेगा ही लगेगा। तो कोरोजन पता चल गया। कोरोजन क्या होता है, जब कोई भी चीज में रस्ट लग जाता है, इसको हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन प्रोसेस भी बोलते हैं, आयरन में रस्ट लग जाना। ठीक है, मेटल में रस्ट लग जाना, उसी को हम लोग कहते हैं कोरोजन। ऐसा प्रोसेस जिसमें जब मेटल एयर, मॉइस्चर और वाटर के कांटेक्ट में आता है और उसमें जो रस्ट लग जाता है, ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। इसका ये फॉर्मूला है। अगर पूछेगा रस्ट का फॉर्मूला क्या है, तो रस्ट का सिंपली फॉर्मूला हो जाएगा 2Fe2O3.XH2O। 2Fe2O3.XH2O रस्ट का फॉर्मूला है। लेकिन जब बोलेगा प्रोसेस बताओ कि रस्ट कैसे फॉर्म होता है, किस किस तरीके से रस्ट फॉर्म होता है, तो ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा। 4Fe बैलेंस्ड है ये, 4Fe प्लस 3O2 प्लस 2XH2O गिव्स अस 2Fe2O3.XH2O, ये रस्ट का है। ठीक है, तो अब हम पूछ सकता है कि प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, हम लोग कोरोजन को कैसे प्रिवेंट करिए। इस चैप्टर में तो नहीं है, थर्ड चैप्टर में होगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर में, लेकिन इसमें भी थोड़ा पढ़ लो। कोरोजन मतलब जंग को कैसे हम लोग रोक सकते हैं कि कोई भी सामान में, कोई भी लोहा के सामान में या मेटल में जंग ना लगे। तो फर्स्ट है उसमें तुम उसको पेंटिंग करा दो, पेंट करा दो, पूरा कलरिंग उस पर करा दो, तो तुम्हारा रस्ट कभी नहीं लगेगा। दूसरा है गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है, वो उस पर एक्ट करा दो तो जंग नहीं लगेगा। तीसरा है उस पर या तो ऑयल या ग्रीस कुछ उसके ऊपर एक लेयर बना दो, तो क्या होगा कि वो कांटेक्ट में नहीं पड़ेगा, ये मतलब वो वाटर के कांटेक्ट में, उस पर वाटर का कांटेक्ट उस पर नहीं होगा, तो वो जाके तुम्हारा कोरोजन एक्ट नहीं करेगा। कोरोजन के कारण लाखों मतलब बहुत सारा टन जो होता है हम लोग के देश का जो मेटल होता है वो हर साल बर्बाद होता है, क्योंकि इतना चीज तो कोई घर में नहीं रख सकता है। तो इसीलिए बहुत ही वेस्टफुल प्रोसेस एक तरह से, मतलब कोई काम का प्रोसेस नहीं है। इसके कारण बहुत ज्यादा मनी वेस्ट होता है, लेकिन फिर भी उसको हम लोग कुछ नहीं प्रिवेंट नहीं कर सकते। प्रिवेंट करने का बहुत ज्यादा रुपया उसमें लग जाता है, इसीलिए बहुत वेस्ट हो जाता है। 3 प्रिवेंशन का, एक है तुमको कलरिंग करवा दो, दूसरा है ग्लूटाइनेशन करवा दो, तीसरा ऑयल या ग्रीस लगा दो, और सारा प्रोसेस है। इसमें प्रोसेस नहीं पढ़ना है, प्रोसेस पढ़ना है थर्ड चैप्टर में, लेकिन अभी वैसे ही बता दें। इसके बाद एक टॉपिक आ जाता है क्या, रेंसिडिटी, जो कि फूड के कांटेक्ट में, खाना जो खराब होता है उसके कारण होता है। पहले इसको जल्दी से नोट कर लो, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रेंसिडिटी।
अब देखो हमारा लास्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ऐसा प्रोसेस जिसमें जब क्या हो जाता है कि खाना जो खराब हो जाता है क्योंकि वो एरियल कांटेक्ट में आता है, ठीक है, उसमें ऑयल फैट ज्यादा पड़ा होता है, इसीलिए खाना जब खराब हो जाता है उसमें से बहुत मतलब अजीब टाइप का स्मेल आने लगता है, बहुत खराब स्मेल आने लगता है, अनप्लीजेंट स्मेल आता है। तो उस तरह के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी, मतलब खाना वहां पे खराब हो जाता है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। ये जो होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होता है दो तरह के इफेक्ट करता है, दो तरीके से इफेक्ट करता है। एक तो फूड पे इफेक्ट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी, फूड पे जो इफेक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी, और जो मेटल पे इफेक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं कोरोजन, ठीक है। तो रेंसिडिटी वही हुआ जो फूड पे खाना जब हमारा खराब हो जाता है उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी, क्योंकि इसमें ऑयल फैट ज्यादा पड़ता है। जैसे तुम देखोगे जो फेस्ट होता है, जो भोज वाला खाना सब होता है वो ज्यादा खराब हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें ऑयल का कुछ ज्यादा यूज किया जाता है, फैट वाला जो प्रोडक्ट होता है वो कुछ ज्यादा यूज किया जाता है, इसीलिए वो खाना ज्यादा जल्दी खराब हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसको रोकने का कुछ कुछ उपाय है, इसको कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, क्या इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, रेंसिडिटी को कैसे हमारा खाना खराब ना हो, उसके लिए क्या क्या हमको यूज करना पड़ेगा। प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी, हाउ वी प्रिवेंट फूड फ्रॉम रेंसिडिटी, कैसे हम लोग अपने फूड को प्रिवेंट करते हैं रेंसिडिटी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है कोई भी क्वेश्चन इसमें 5 नंबर का या 3 नंबर का आ सकता है। तो प्रिवेंट हम लोग कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। एक तो फूड को एयर टाइट कंटेनर में रख दो, ठीक है। वी शुड हैव टू स्टोर फूड इन एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर में फूड को रखने से क्या होगा, एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, उसमें क्या हो जाएगा, जो पैक रहेगा तो वो खराब नहीं होगा। दूसरा हमारा है स्टोर इन रेफ्रिजरेटर, उसको क्या करो फ्रीज में रख दो तो खाना खराब नहीं होगा, 2 से 3 दिन तक खाना जा सकता है। तीसरा है फूड अवे फ्रॉम लाइट, लाइट के कांटेक्ट में उसको मत रखो, उसको डार्कनेस जगह पे अच्छी जगह पे रखो तो खाना खराब नहीं होगा। चौथा है नाइट्रोजन गैस, उसको नाइट्रोजन गैस फील्ड कंटेनर में रखो, नाइट्रोजन गैस जिस कंटेनर में होता है उस कंटेनर में अगर फूड को डाल दोगे तो खाना खराब नहीं होगा। पांचवा है एंटीऑक्सीडेंट, जो फूड जब जिस टाइम में हम खाना बना रहे होते हैं उस टाइम में कुछ एंटीऑक्सीडेंट अगर उसमें डाल देंगे तो खाना खराब नहीं होगा। एंटीऑक्सीडेंट होता क्या क्या है, BHT, BHI, इस तरह का 2 एंटीऑक्सीडेंट आता है जो खाना में डालने से खाना खराब नहीं होगा। पांचवा छठा तुम यूज कर सकते हो एल्यूमिनियम फॉइल। एल्यूमिनियम फॉइल पे अगर वो खाना को या रोटी हो गया तुम्हारा, चपाती हो गया, उसको अगर रख दोगे तो वो खाना तुम्हारा रेंसिड नहीं होगा, खाना खराब नहीं होगा। तो ये कुछ 5-6 तरीका है जिससे रेंसिडिटी को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोरोजन का बता दिए 3 तरीका, रेंसिडिटी का 5 तरीका। कोरोजन का नहीं भी आ सकता लेकिन रेंसिडिटी 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। रेंसिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रिवेंशन, रेंसिडिटी डिफिनेशन से ज्यादा प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कैसे रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा चैप्टर हो गया खत्म, एक भी टॉपिक इस चैप्टर में नहीं बचा है, सारा टॉपिक कवर्ड हो चुका है। चैप्टर हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग फिजिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, मैथ का एक चैप्टर हो गया है, केमिस्ट्री का एक चैप्टर हो गया है, फिजिक्स का एक चैप्टर आप स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए अगर कोई PDF चाहिए, कोई नोट चाहिए, कोई भी हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए, कोई भी क्लास का 9th 10th 11th 12th कोई भी क्लास का और किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप पे आके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल के भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप कुछ थोड़े से रुपये में आपको नोट मिल जाएगा। वहाँ से हैंड रिटेन नोट है, सबसे बेस्ट नोट है, आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, चाहे वो CBSE का एग्जाम रहे, चाहे वो कोई भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम रहे, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या करना, इसको याद कर लेना, इसको नोट कर लेना पूरे अच्छे से, चैप्टर वाइज पूरा नोट्स बना लेना। इसमें कोई भी तरह का नोट या कुछ भी चीज़ नहीं छूटा हुआ, कोई एक भी टॉपिक मिस नहीं हुआ है, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।